ऐसे भी सिचुएशन होती होंगी जिसमें खुद का इनोवेशन आपको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल एंटी नक्सल ऑपरेशंस में सबसे पहले जब बीएसएफ को जाना था तो बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ी हमें, दोबारा सिविलियन से सीखनी पड़ी। तो आपका कोई एक्सपीरियंस है उसमें? मेरा जो इंटरनल सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस लगभग 1 साल का है, जो मैं असम में बुंगई गांव में और चुड़ाचांदपुर में मणिपुर में था। तो मैंने आप जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी ट्रेनिंग एक गोली एक दुश्मन की है, पर क्योंकि हमें वहाँ पे सिविलियंस के साथ डील करना है तो हमें ये चीज़ थोड़ी अनलर्न करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर हमें बॉर्डर के ऊपर कई दफ़ा मैंने नोट किया था कि हमारे ट्रूप्स कई दफ़ा एब्रेसिव हो जाते हैं, बट आप वहाँ भी वो गलत है, बॉर्डर के ऊपर भी एब्रेसिव होना गलत है। सिविल एरिया में जब आप ऑपरेट करते होते हैं तो वहाँ पर तो और भी गलत है। वहाँ पर आप अच्छा, और दूसरी चीज़, बॉर्डर्स में आपको लेडीज़ से कम डीलिंग होती है। सिविल एरिया में चुड़ाचांदपुर में थे हम, तो वहाँ पर लेडीज़ भी हैं काफ़ी मात्रा में, तो लेडीज़ से भी डीलिंग होती है। तो ये चीज़ें नई कुछ सीखनी पड़ती हैं और कई चीज़ें अनलर्न के। वहाँ के हमें लोकल कल्चरल इथॉस के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। हम जैसे जम्मू बॉर्डर से गए थे, तो जम्मू में कुछ और इथॉस है, कुछ और बातचीत का तरीका है, वहाँ पर कुछ और तरीका है बातचीत करने का, खान पान रहन सहन इंटरेक्ट करने का तरीका अलग है। तो ये चीज़ यहाँ से अनलर्न करके वहाँ की चीज़ हमें लर्न करनी है। टेक्निकली और प्रोफेशनली हमें जो हमारा काम करने के तरीके को अनलर्न करके नए जगह के तरीके को लर्न करना। अब बॉर्डर पे तो हमारा रूटीन है, पेट्रोल्स जाएंगे, एम्बुशेस लगेंगे या नाके लगेंगे, ओपी जाना है, रूटीन है। बट इंटरनल सिक्योरिटी एरिया में आपको आईडी का भी खतरा है, आपको एम्बुश होने का भी खतरा है। क्या होता है? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो आपके रास्ते पर, तो आईडी को कैसे क्लियर करें? अगर कहीं पर एम्बुश मिलिटेंट्स ने कर दिया है, उसको कैसे ब्रेक करें? तो ये चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पर सीखना पड़ेगा, है ना। कैजुअल्टीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मेरे को लगता है कि हमारा मेडिकल सेटअप और गियर अप होना ज़रूरी है एज़ कंपेयर टू बॉर्डर्स, है ना। तो ये सब चीज़ों का वेरिएशन हो जाता है इंटरनल सिक्योरिटी में और बॉर्डर में डिप्लॉयमेंट में। अब चूँकि आपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का टच किया है, तो मैं इस पर थोड़ा रिसर्च कर रहा था और देखा कि जो दूसरी डिफेंस फोर्सेस हैं, वो मिलिट्री है जिसको हम बोलते हैं, उनके पास खुद का एक कॉमन नर्सिंग सर्विसेज भी है जिसको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज बोलते हैं। तो उसमें जनरली कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ पर जो लोग रिक्रूट होते हैं वो तीनों सर्विसेज में, आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाते हैं, सर्व करते हैं कुछ टाइम और आते हैं। तो क्या ऐसा CAPF के लिए भी ज़रूरी है? CAPF तो एक नाम सरकार ने दे दिया, बट इट इज़ हमारे एक्ट एंड रूल्स में यही लिखा है कि सेंट्रल आर्म्ड फोर्स हैं हम लोग। तो नाउ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में हर फोर्स में मेडिकल विंग है जिसमें डॉक्टर्स रिक्रूट होते हैं और नर्सिंग स्टाफ होता है। तो नर्सिंग स्टाफ तो अपनी अपनी फोर्स का अलग अलग होता है हर जगह पर। जो डॉक्टर्स होते हैं वो सेंट्रली रिक्रूट होते हैं एंड दे रिमेन in that particular force till the time they are in the rank of commandant, या कमांडेंट का शायद उनके लिए इक्वलेंट है एमओ स्पेशल ग्रेड या CMO SG शायद उनके लिए। हाँ, तो CMO SG के लेवल तक वो अपनी अपनी फोर्स में रहते। BSF में जिसको अलॉट हुई रिक्रूटमेंट के बाद वो BSF में रहेगा CMO SG तक।
सीआरपीएफ में जो हुआ वो सीआरपीएफ में रहेगा, इसी तरह दूसरी फोर्सेस में। बट देयर आफ्टर जब वो डीआईजी मेडिकल हो जाते हैं, डीआईजी की रैंक अटेन करते हैं, देन उनका एक कॉमन कैडर बन जाता है। तो वो लोग फिर एक दूसरी फोर्सेस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनके कॉमन कैडर के अनुसार, उनकी वैकेंसीज़ के अनुसार। उनके जो हमारे कंपोजिट हॉस्पिटल्स हैं या रेफरल हॉस्पिटल्स हैं, कंपोजिट हॉस्पिटल 50 बेड के हैं, 100 बेड के हैं, उसके अनुसार वहाँ पर डीआईजी या आईजी मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं। तो वहाँ पर वो उनमें तो अप टू कमांडेंट इट इज़ अ इंडिविजुअल कैडर, बियॉन्ड कमांडेंट इट इज़ अ कॉमन कैडर फॉर ऑल दीज सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग असम राइफल्स एंड ऑल्सो एनएसजी। तो लेट्स टॉक अबाउट आपके पहली इनिशियल पोस्टिंग्स। आप पंजाब में रहते सबसे पहले पोस्टिंग? मैं गया था अछाड़ में। अछाड़ इज़ इन राजौरी से आगे है, जम्मू में। जम्मू, हाँ जम्मू। उस समय एक ही फ्रंटियर था, श्रीनगर फ्रंटियर था। जम्मू फ्रंटियर तो बाद में बना है, उस समय एक ही श्रीनगर फ्रंटियर था। तो मेरी पोस्टिंग अछाड़ में थी, 17 बटालियन मेरी पहली बटालियन थी। तो आई हैड जॉइंड दैट यूनिट एज एन असिस्टेंट कमांडेंट इन 78। उस समय हमारी यूनिट एक कॉम्पैक्ट, जिसको फौजी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कॉम्पैक्ट बटालियन डिफेंडेड एरिया में थी। हमें मेंढर रिज के ऊपर हमारी डिप्लॉयमेंट थी। अब लेटर ऑन अब चेंज हो गया है, अब तो हर जगह पर बाइफरकेटेड डिप्लॉयमेंट है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे बीएसएफ की यूनिट कहीं भी कॉम्पैक्ट नहीं है। अब तो कंपनी या इवन प्लाटून्स भी अलग अलग बटालियंस और अलग अलग ब्रिगेड्स के नीचे होती हैं। तो उस समय हमारी ये एक यूनिट कॉम्पैक्ट यूनिट थी मेंढर रिज के ऊपर में। तो ठीक है, आई लर्नड माई रोप्स देयर। मेरे पहले सीओ साहब थे मिस्टर सुरेश चौहान, वॉज माई फर्स्ट सीओ। काफ़ी सीखा उनसे, स्पेशली ही हैड अ वेरी प्रोफेशनल अप्रोच टू थिंग्स, but in personal life he was a very jovial and happy kind of person. So I think I imbibed some of those qualities. His ability to distinguish between professional and personal is something which all of us must learn, must imbibe. कई दफ़ा हेज़ी हो जाता है उसमें। सो वहाँ पे था, वहाँ पर हमारा पूरा जो हमारा ऑपरेशन का तरीका था, पूरा फ़ौजी तरीका था। आई वॉज डिप्लॉयड ऑन FDLs। वहाँ पर BOPs को FDLs कहते हैं, बिकॉज दोज आर आर्मी कंट्रोल्ड एरिया, फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटीज़। दोज आर नॉट BOPs। उसमें फ़ौज भी है, हम भी हैं। तो मुझे ये याद है कि 78 एंड आई थिंक और मे बी 79 में एक दफ़ा एक अलार्म पैदा हो गया था दैट देयर मे बी अ वॉर। तो एक पोस्ट होती थी हमारी, FDL होती थी, हेलमेट, मेंढर रिज से आगे जाकर बहुत नीचे एक हेलमेट करके, इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ दैट, आई डोंट नो। तो वहाँ पर अंडर द सुपरविजन ऑफ अ सीनियर डिप्टी कमांडेंट आई वॉज इन्वॉल्व इन लेइंग अ माइन फील्ड टू प्रोटेक्ट, क्योंकि वो बड़ी वल्नरेबल FDL थी हमारी, एकदम नीचे थी और डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में थी पाकिस्तान से। तो वहाँ पर हमने उस समय जो कि हमने थ्योरेटिकल सीखा था अपनी बेसिक ट्रेनिंग में, तो वो हमने प्रैक्टिकल माइंस ले करी थी उस एरिया में। और विच वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और उसके अलावा वहाँ पर कई दफ़ा फायरिंग होती रहती थी। आई लर्न टू बॉन्ड विद द ट्रूप्स, क्योंकि बटालियन हेडक्वार्टर में जाना बहुत कम था। यू आर विद द ट्रूप्स,
तो कई चीज़ें हम एक्टिविटीज़ अपने ऊपर करते रहते थे। पेट्रोलिंग वगैरह तो चलिए जो होता था वो होता ही था, बट कई एक्टिविटीज़ हम करते रहे। जैसे मेरे बगल की कंपनी से हमने एक कॉम्पिटिटिव कबड्डी गेम करा दिया, तो एक तो ट्रुप्स की थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट हो गई, थोड़ा एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी बन गई, थोड़ा हमें भी लोगों से और दूसरे कंपनी कमांडर से इंटरेक्ट करने का भी मौका मिला। विद इन द कंपनी आई वुड समटाइम्स होल्ड शूटिंग कंपटीशन, और एक दफ़ा मैंने वो वहाँ पर 340 जो भी होगी पोस्ट, उसके पीछे एक छोटा सा 25-30 मीटर का रेंज हमने एक बनाया हुआ था। सामने पहाड़ी थी तो गोलियां रुक जाती। तो मैंने ऐसे ही कहा जवानों को कि ये जो वो टिन होते थे मार्मलेड के और दूसरे टिन फ्रूट के टिन्स होते थे, तो वो वहाँ पर हमने रख दिया और ट्रुप्स को कहा कि जो इस पे गोली मार देगा उसको मैं 5 रुपये इनाम दूंगा। तो इनाम कहीं से तो आने तो थे नहीं, और काफ़ी सारे ट्रुप्स ने मार दिए। तो उस टाइम में मुझे लगता है कि 50-60 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। तो वो मुझे, बिकॉज आई हैड गिवन अ वर्ड, तो मुझे वो देने पड़े थे। तो ये एक इन अ लाइटर वेन ये एक एक्सपीरियंस है मेरा। एंड तो ये है वहाँ पर डिप्लॉयड रहने में। मेरे सीईओ जो थे उन्होंने मुझे ऐसी जगहों पर ले गए और मुझे कुछ नहीं कहा, साथ हम चले गए। एंड पूरे दिन के काम के बाद में ही वुड आस्क मी कि क्या सीखा तुमने। तो कहीं इंस्पेक्शन हो रही है तो देन आई वुड, जो मेरे समझ में आया मैं उनको बताता था। अगर मान लीजिए कोई सोशल गैदरिंग है, ब्रिगेड में है या सेक्टर में है, तो हालांकि कमांडेंट साहब को अकेले बुलाया था, बट ही वुड टेक मी अलॉन्ग, या एक और ऑफिसर थे हमारे से 1 साल सीनियर, उनको या मुझे किसी को या हम दोनों को ही ले जाएंगे साथ में। एम कुछ नहीं, आप जाइए वहाँ पर, लोगों से इंटरेक्ट करना, ऑफिसर से बातें करना, लेडीज से सोशल बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने वो ये कार्रवाई करते थे। मुझे नहीं पता कि अब ये चीज़ें होती हैं या दुनिया बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। सो एटलीस्ट जब मैं कमांडेंट बना तो मैंने ये चीज़ें, मेरे साथ जो कई ऑफिसर्स, 3 ऑफिसर्स बल्कि मेरे पास नए आए थे, तो उनके साथ मैंने भी इसी प्रकार से बिहेव किया। होपफुली वो तीनों के तीनों अभी कमांडेंट हैं, होपफुली उन्होंने भी ये चीज़ें सीखी होंगी और शायद करते होंगे। सो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत हैप्पी एक्सपीरियंस रहा 2 साल। और उसके बाद हम वहाँ से यूनिट हमारी सिंहपुरा में चली गई, जो मोहरा ब्रिज पर मेरा कंपनी का रियर था। अब तो मोहरा ब्रिज एक बटालियन हेडक्वार्टर बन गया जम्मू में भी, बारामूला के आगे। सिंहपुरा बारामूला में था हमारी बटालियन का हेडक्वार्टर, और मोहरा ब्रिज वॉज उड़ी के पास में मेरी कंपनी ऊपर थी एफडीएल्स पे। वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड की, मेंढर में हाई एल्टीट्यूड नहीं था, यहाँ पे 3-4-5 हज़ार की हाइट्स थी, वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड्स थी। तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से घूमते रहते थे, बहुत टाइम था। पोस्टों पे आजकल की तरह से इंटरनेट तो था नहीं, आजकल की तरह से टीवी भी नहीं था। 80s में तो टीवी नहीं था, तो छोटे छोटे रेडियोज़ और टेप रिकॉर्डर्स होते थे, वो सुन लिए, या किसी, हालांकि टाइम लगता था, काफ़ी एफर्ट लगता था, 3-3 4-4 घंटे की क्लाइंब करके जाना, और फिर तो काफ़ी फ्रीक्वेंट घूमते रहते थे, टाइम बहुत होता था। अब तो मेरे ख्याल में लोग इन सबों में काफ़ी बिज़ी रहते हैं, ये सब चीज़ें आ गई हैं, बट होपफुली ये सब चीज़ें भी होती हों जो मैं बता रहा हूँ।
सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा एज असिस्टेंट कमांडेंट 2-2.5 साल उस बटालियन में रहा, जम्मू कश्मीर में, दोनों जगह पर मिला।